सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के सवाल करने वाले जो आपसे 2020, 21 और 22 में पूछे गए थे। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को यहाँ पे शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको जरूर से एडवांस के रीसेंट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। चैप्टर वाइज सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कमेंट में है, फाइनल डिस्कशन है, आपको वहां से बहुत लर्निंग मिलेगा। ठीक है, जरूर से उसको फॉलो कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे अपना सबसे पहला सवाल देखते हैं। ये आपका 2020 का क्वेश्चन है और ये सवाल आपका बेसिक सवाल है, फंडामेंटल सवाल है फ्लूइड स्टैटिक्स का। ठीक है, सवाल में आपसे कहता है कि भैया आपके पास ना यहाँ पे इस प्रकार का एक यू ट्यूब है, राइट, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस ट्यूब का। इसके अंदर आपको शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ पानी था जिसका डेंसिटी आपको 1000 है। और जब पानी था तो आपको दोनों तरफ पानी का जो लेवल था वो 0.29 मीटर्स था फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म। फिर आपने क्या किया कि आपने, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, आपने लेफ्ट वाले आर्म में केरोसिन ऑयल को डाल दिया। सवाल में कहता है कि वाटर इमिसिबल लिक्विड, ये आपको है ना पानी में जाके मिक्स नहीं हो जाने वाला है। एट द सेम टाइम इसकी डेंसिटी देखिए भैया 800 है, यानी कि ये आपको फ्लोट करने वाला है पानी के सरफेस पे। इज एडेड टू द लेफ्ट आर्म अंटिल इट्स लेंथ बिकम्स 0.1 मीटर। तो जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले ना एक बेसिक चीज को समझना पड़ेगा, जिसके लिए काम करते हैं। फिगर को हम लोग यहाँ पे ना दोबारा से बना लेते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा भैया, शुरुआत में आपका जो पानी का लेवल है दोनों आर्म में सेम था एंड दैट इज योर 0.29 मीटर्स। हाँ जी सर। फिर आपने लेफ्ट वाले आर्म में केरोसिन डाला तो पानी का लेवल लेफ्ट वाले में नीचे जाएगा और राइट वाले में ऊपर जाएगा ड्यू टू द वेट ऑफ दिस केरोसिन पोर्शन। तो अगर हम यहाँ पे आपको बोले कि ठीक है भैया, शुरुआत में दोनों आर्म में पानी का लेवल चलिए यहाँ था, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर केरोसिन डालना शुरू किया। तो अब ये जो आपका पानी का लेवल है ना, ये जनाब आपको नीचे शिफ्ट हो गया है। ये आपको नीचे शिफ्ट हुआ है। कितने से शिफ्ट हुआ है आपको नहीं पता इस समय, हमने इसे x मान लिया। तो आपका ये वाला भी जो पानी का लेवल है ये भी तो आपका ऊपर x से ही शिफ्ट करेगा। सही बात है सर। अच्छा, चलिए थोड़ा सा बेसिक डायमेंशन भी यहाँ पे मार्क कर ले। अगर हम इस लेंथ की बात करें, अगर हम दोनों तरफ इस वाले लेंथ की बात करें तो ये दोनों ही आपको होने वाला है 0.29 मीटर। शुरुआत में पानी का लेवल तो इतना ही था, इधर भी 0.29 और यहाँ की बात करें तो ये भी सर 0.29। अब लेकिन क्या हुआ, अब आपका जो पानी का लेवल है वो यहाँ तक चला गया है, राइट। यानी कि अब जो आपका पानी है वो बेसिकली राइट साइड में इतना है। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो आपका पानी का लेवल यहाँ पे गिर चुका है, यहाँ पे आके वो गिर चुका है। तो ये रहा आपका पानी। तो मैंने इस हैच लाइन से आपको पानी दिखा दिया है। और इसके ऊपर, इस पानी के ऊपर कौन है, इस पानी के ऊपर आपका ये केरोसिन ऑयल है। तो हमने यहाँ पे केरोसिन ऑयल को दिखा दिया है इस प्रकार से, इसके ऊपर केरोसिन ऑयल है आपका। सही बात है सर। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, आपका जो ये केरोसिन वाला पोर्शन है इसकी लेंथ आपको 0.1 मीटर है। आपका सिस्टम इस समय इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। हमसे सवाल में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, हमसे पूछ रहा है कि भैया पहले तो ये राइट साइड जो आपका टोटल वाटर का अब लेंथ हो गया है, इसको ये सवाल में H2 कह रहा है। तो अगर हमसे कोई H2 पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि सर H2 इज इक्वल टू x प्लस 0.29 मीटर। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ रहा है कि हमको x सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे H1 भी कहा जा रहा है, किसी चीज को H1 को कहा जा रहा है बॉटम से लेके टॉप मोस्ट तक का आपका जो डिस्टेंस है। तो सर ये H1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। ध्यान से देखिएगा, केरोसिन का जो लेंथ है प्लस वाटर का अब जो लेंथ होगा एंड दैट इज हाउ मच, 0.29 माइनस x। दिख रहा है ना कि ये वाली जो लेंथ है अब वो 0.29 माइनस x है। सर दिस इज योर 0.29 माइनस x, दिस बिकम्स योर 0.39 माइनस x। तो हमें x सॉल्व करना है। और भैया जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो आप सेम राइट लेवल पे प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड भी आपको सेम रखना है। तो हमने यहाँ पे जो 2 पॉइंट चुना है, आप चाहो तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के प्रेशर को इक्वेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस पॉइंट के प्रेशर को और इसके सीध में जो आपको ये वाला पॉइंट है, इसके सीध में जो आपको ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर को आप इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को हमने A बोल दिया, इस पॉइंट को हमने B बोल दिया है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया प्रेशर एट A एंड B शुड बी सेम। देखिए जाहिर सी बात है कि ऊपर में लेफ्ट साइड में भी आपका P0 होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट साइड में भी होगा, तो वो तो आपका लेफ्ट और राइट में कैंसिल हो जाने वाला है। हम यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ गेज प्रेशर की।
ए पॉइंट पे आपको जो ऊपर से दबाव आएगा रो जी एच, वो आपको आने वाला है केरोसिन ऑयल की वजह से। तो आप यहां पे लिख देंगे क्या चीज, रो जी एच, जहां पे रो होगा आपका केरोसिन का 800 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे अगर हम हाइट की बात करें तो वो आपको 0.1 होने वाला है। दिस इज इक्वल टू, अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करें तो आपको पानी है, यानी कि 1000 इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। सर हाइट क्या होगा, बी वेरी वेरी केयरफुल, ये वाला जो चीज़ है आपको यहाँ पे भी दिख रहा है वो x है, और इसके ऊपर भी ये वाला चीज़ x है, यानी सर ये टोटल चीज़ जो है वो 2x के बराबर थी। सर 2x की बराबर थी, खत्म कहानी, ग्रेविटी से ग्रेविटी खत्म आपका। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी x की वैल्यू निकल के आ रही है 0.04 मीटर्स। ठीक है, तो सर ये मेरे को है ना x की वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे जो चाहिए H1 H2 साफ साफ दिखेगा। सर आपको ऊपर दिखना चाहिए दैट योर H2 इज इक्वल टू 0.29 प्लस x, दैट इज योर 0.33, और आपका जो H1 है दैट इज योर 0.39 माइनस योर 0.04 दैट इज योर 0.35। हमसे H1 बाई H2 पूछा है, इसको आप डिवाइड करेंगे 35/33 आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब जिन बच्चों को इस सवाल का इतिहास पता है, हिस्ट्री पता है, ये अगेन आपको एक डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है। हालांकि एडवांस ने जिसका आंसर की में इसका एक प्रॉपर आंसर दिया है, लेकिन अगेन वो एक डिबेटेबल डिस्प्यूटेबल आंसर हो सकता है आपके लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक बारी समझ लेते हैं कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या, या फिर यहाँ पे क्या प्रोबेबल मिस्टेक है, एंड हम लोग ये भी देख लेते हैं कि एडवांस ने इसका फाइनली क्या आंसर आपको दिया था आंसर की में, और क्या सोच के या फिर क्या फॉर्मूले को लगा के उन्होंने ऐसा आंसर दिया होगा। तो इस सवाल में आपका लैंग्वेज क्या कहता है कि व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन अ ग्लास, one can fill it to a height of h above the rim of the glass due to the surface tension of the water। तो आपने कभी ना कभी इसको महसूस भी किया होगा, किसी पानी का अगर कोई बॉटल है आपके पास, उसमें आप पानी भरते जा रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसके ऊपर भी आपका जो पानी है वो इस तरीके से आप उस पर बल्ज करके पानी एकदम है ना बस अपने आप को टिका के रखता है उस समय, और थोड़ा सा और ज्यादा क्या डाल दोगे तो फिर जो आपका पानी है यहां से बह के निकल जाता है। ठीक है, तो यही चीज को यहां पे सवाल के रूप में दिया गया है। टू कैलकुलेट h जस्ट बिफोर वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग, मॉडल द शेप। लेकिन हमसे देखिए यहां पे सवाल में फोर्सफुली हमसे कहा जा रहा है कि मॉडल द शेप ऑफ द वाटर अबव द रिम एज अ डिस्क ऑफ थिकनेस h हैविंग सेमी सर्कुलर एजेस एज शोन इन द फिगर। तो हमसे इस सवाल में कहता है कि भैया ये जो आपका शेप है इसको सेमी सर्कुलर शेप मानकर ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके। व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ दिस डिस्क, हमको सवाल में ये भी कह दिया है कि आपको क्या प्रोटोकॉल को अप्लाई करना है। व्हेन द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ दिस डिस्क एक्सीड्स what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing। अब सवाल में क्योंकि हमें particularly बोल ही दिया गया है कि when the water of the pressure of the water at the bottom of the disk, हमें सवाल में कंडीशन दे दिया है ब्रेक करने का, exceeds what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing from there। If the density of water, its surface tension and the acceleration due to gravity are this much, then the value of h in millimeter is how much। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि भैया इस केस के लिए अगर हम इस शेप को थोड़ा सा और जूम करके बनाएं, सिर्फ यहां से लेके सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग यहां पे जूम करके थोड़ा सा बनाएं तो आपको यहां पे चल क्या रहा है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो ये आपका कुछ माहौल है। सो बेसिकली सरफेस टेंशन का जो आपको फोर्स होगा जो कि इसको लेफ्ट साइड पुल कर रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेप्थ में अंदर आप जाएंगे तो और आपको ऐसे लेफ्ट साइड वाले एरो दिखना शुरू हो जाएंगे। एट द सेम टाइम राइट, ये आपको हो गया सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, और यहां पे हमको आता है एक एक्सेस प्रेशर, यानी कि अंदर में आपको एक प्रेशर होता है P1, बाहर में आपका यहां पे प्रेशर है जो आपका P0 होने वाला है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अंदर में जो आपको प्रेशर होने वाला है दैट इज ड्यू टू द टू थिंग्स। एक आपको होगा कि भैया बाहर में आपको एटमॉस्फेरिक है, तो आपको डेप्थ में भी किसी भी डेप्थ h में भी आपको यहाँ पे एक तो आएगा आपका गेज प्रेशर रो जी एच वाला कंपोनेंट, और एक आपको आएगा यहाँ पे P0 वाला कंपोनेंट।
P1 यहाँ पे ρgh वाला टर्म है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्सेस प्रेशर जो आपका होगा, यानी कि दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर, जो कि हम एक्सेस प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में, ड्रॉप में, बबल में हम सीखते थे। हम वहाँ पे बोलते थे कि सर जो हमारा एक्सेस प्रेशर है दैट इज इक्वल टू एक कंप्लीट ड्रॉप के केस में वो होता था 2s/r, और एक बबल के केस में जनरली आपका वो होता था 4s/r। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात तो आप 2s/r लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर तुम एक स्फीयर लेते हो, अगर तुम यहाँ पे एक स्फीयर लेते हो, तो स्फीयर में अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा कर्व बनाया है राइट अलोंग द डायमीटर, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दोनों सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे चुपचाप 2s/r लिखते हैं। अगर ये वाला कर्वेचर मान लीजिए r1 है, ये वाला कर्वेचर r2 है, तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा s/r1 प्लस s/r2। राइट, फिलहाल के लिए आप इसको एज अ थ्योरी यहाँ पे लेके चले। ठीक बात है सर। अच्छा, अगर हम इसी बात को सबसे पहले तो ये एक्सेस प्रेशर पे तो हम लोग आएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। तो अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो भैया एक जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आने वाला है वो तो आपका आएगा, अगर तुम इसको टॉप व्यू से देखो, अगर तुम इसे ऊपर से देखोगे तो तुम्हें एक बड़ा सा यहाँ पे बड़ा सा सर्कल दिखाई देगा जिसका कुछ तो रेडियस होएगा। ये रेडियस क्या होगा? बेसिकली ये रेडियस आपको ये वाला रेडियस होगा। ठीक है, और जो दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका यही वाला कर्वेचर है, ये वाला। ठीक है, एक तो आपको हो गया है ये वाला, एक आपको हो गया है ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक आपको हो गया है ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला जो आपका रेडियस होगा, दिस स्मॉल रेडियस आर, यानी कि इस डायग्राम की बात करें तो ये जो आपका रेडियस होगा, दिस आर इज इक्वल टू h/2, दिस इज योर h/2। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो अब आप यहां पे एक्सेस प्रेशर को बोलोगे कि सर दिस इज इक्वल टू s/R प्लस s/r1। नाउ यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि आपका ये जो r होने वाला है वो आपको बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस कैपिटल R। तो इस R1 के सामने ये कैपिटल R बहुत बड़ा है, जिस कारण से ये टर्म आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जाएगा और इसे आप यहां से इग्नोर कर देंगे। चलिए यहां तक भी जो है आपको मैटर ठीक है, हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो भैया हमारा एक्सेस प्रेशर का जो इक्वेशन बना है दैट इज योर S/R1। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पे जो आपका एक्सेस प्रेशर होता है इस केस में, जैसा कि मैंने आपको बोला कि भैया दोनों तरफ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा, तो उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। आपका एक्सेस प्रेशर जनरेट होने वाला है, जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो आपको ρgh टर्म यहां पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि सवाल में आपको कह रहा है व्हेन द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द डेस्क, यानी कि इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो भैया बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो आपको प्रेशर होने वाला है वो आपको कंप्लीटली ρgh ही हो जाने वाला है। राइट, अगर ये प्रेशर, ये वाला प्रेशर आपको मोर देन इक्वल टू हो जाता है आपका सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है, तो इस केस में आप यहां पे क्या कह सकते हैं कि आपका जो पानी है वो यहां से ब्रेक करके निकल जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें, ρgh1 इज मोर देन इक्वल टू s/R1 की जगह आप यहां पे क्या पुट करोगे? h/2। तो h नीचे है, आपका 2 ऊपर चला गया है, तो यहां से आपको h² इज मोर देन इक्वल टू योर 2s/ρg। ठीक है, तो इक्वालिटी के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर 2s/ρg। यहां पे आप डेटा को सब्सटीट्यूट करेंगे अगर, सो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू s की वैल्यू 0.07 है। डेंसिटी आपका यहां पे कितना दे रखा है? कहाँ गया भाई? डेंसिटी कहीं तो दिया होगा सवाल में। हाँ, 1000 दे रखा है, तो डेंसिटी आपका 1000 है, ये आपका 10 आ रहा है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 14 10 टू द पावर हाउ मच -3 मीटर, यानी कि हम इसे इतना mm लिख सकते थे। ठीक है, अब सवाल उठता है सर √14 को आप क्या लिखेंगे? तो बच्चा हमने आपको इसी चैनल पे स्क्वायर रूट निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो दिखाया, जो कि बहुत क्लोज अप्रॉक्सीमेशन देता है। उस ट्रिक वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप उसको जरूर से देखें। इसका यहाँ पे अगर हम उस ट्रिक का इस्तेमाल करें तो हमको देखना चाहिए कि भैया 14 का जो नियरेस्ट 16 है, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट होता है आपको 4, तो 14 का स्क्वायर रूट हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं 4 + 14/4 डिवाइडेड बाई 2।
तो ये आपको हो जाएगा 2 प्लस योर 7/4 यानी कि सर 2 प्लस दिस इज योर हाउ मच 3.5/2 यानी कि 1.75. सो दिस बिकम्स योर 3.75. सो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 3.75 mm होगा। और एडवांस ने जो इसका आंसर दिया था उस टाइम पे वो एक रेंज दिया था एंड दैट रेंज वाज 3.65 से लेके 3.85, यानी इस रेंज में अगर आप आंसर को लिखते हो, एंटर करते हो, तो आपको +3 +4 जो भी मार्क्स था वो आपको दिया गया होगा। क्लियर एकदम सर? अच्छा, तो ये आंसर एडवांस ने अपना उस टाइम पे दिया है, राइट। अब अगर किसी बच्चे को मन में, इसके बाद ये तो हमने बता दिया कि आपका क्या आंसर था एडवांस के आंसर की में और क्या लॉजिक से ये आंसर को लाया गया होगा, क्योंकि सवाल में उन्होंने हर चीज को है ना आपको बोल दिया कि आपको ऐसा ऐसा ही करना है। लेकिन इसके बाद अगर कोई बच्चा थोड़ा सा इसके डेप्थ में, लॉजिक में घुसने की कोशिश अगर करता है तो उसको यहाँ पे ना 2-3 बातें दिखना शुरू हो जाती है। सबसे पहला जो पॉइंट उसको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि सर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि ये जो सवाल में कह रहा है कि ये आपका एक सेमी सर्कुलर है या फिर सर्कुलर आर्क है, वो आप नहीं ले सकते हैं। ये एक सेमी सर्कल हो ही नहीं सकता है। क्यों सर? सिंपल सा बात है यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, आप जब नीचे जा रहे हो ना, तो आपका प्रेशर, रो जीएच वाला जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। आपका जो रो जीएच वाला प्रेशर है इस वाले सरफेस पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। बाहर में जो आपका प्रेशर है वो तो सिर्फ P0 ही होने वाला है। अंदर में जो आपका प्रेशर है आप देख सकते हैं रो जीएच प्लस P0 होने वाला है। अगर हम अच्छा, एट द सेम टाइम सवाल में कहता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r आपको फिक्स मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि सर पी एक्सेस जो आपका आ रहा है दैट इज इक्वल टू योर s/r। अब अगर आपका ये सेमी सर्कल है यानी कि r आपका फिक्स है, यानी आपका RHS फिक्स हो गया है, ठीक है। लेकिन आपका जो पी एक्सेस है, अगर r कांस्टेंट है मतलब पी एक्सेस भी कांस्टेंट है। लेकिन आप ये तो देख ही रहे हो ना कि आप जब नीचे जा रहे हो तो प्रेशर जो होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो अगर आपका पी एक्सेस कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है तो आप इसको सेमी सर्कल कैसे मान सकते हैं? तो यहीं पे आपको सवाल में स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि भैया आपको इसको ना सेमी सर्कल ही लेके सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा यहां पे जो अब नेक्स्ट जो आपको यहां पे डिबेट का पॉइंट उठ सकता है वो ये है कि हमें यहां पे बेसिकली आपने वैसे वाले सवाल किए होंगे कि आपका कोई डैम वैम होता है और डैम के साइड वॉल पे हमें फोर्स निकालना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आपका डेप्थ में प्रेशर कंटिन्यूसली वेरिंग है तो इस पे जो आपको फोर्स होता है आप उसे इंटीग्रेट करके निकालते हो, जहां पे हमको समझ में आता है कि आप यहाँ पे एक रिजल्ट को लगा लेते हो कि आप इसके h/2 पे प्रेशर क्या होता है उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हो। सो बेसिकली यहाँ पे h/2 का टर्म आ जाता है। इसको अगर, इस लॉजिक को अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइनली रिजल्ट में आपको यहाँ पे 2 की जगह 4 आ जाएगा। तो उससे आपको आंसर डिफरेंट आता है। सो अगेन अगर हम इसमें डीप और जाने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका अंत नहीं होने वाला है। आपको यहां पे सारे केसेस इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल आया था तो वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाए। बाकी वास्तविकता में आपको इस सवाल में हर कुछ जबरदस्ती लेने के लिए कह दिया गया है कि ऐसा ऐसा ही लेना है। उसको इस्तेमाल करके आपका जो रिजल्ट आने वाला था वो आपको 3.65 और 3.85 के रेंज में है, ठीक है। चलिए, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी इफ यू हैड एनी, ठीक। अगेन ये एक सवाल है आपका 2020 का टनल और ट्रेन वाला सवाल है। सवाल में आपसे क्या बोला गया? सवाल में आपसे कहा गया कि भैया आपके पास एक टनल है, ठीक है, और इस टनल के अंदर आपको ट्रेन जा रही है ना, लंबा टनल है एकदम, ठीक है। सवाल में देखिए क्या बोला है, लॉन्ग टनल है और टनल में आपको यहाँ पे ट्रेन एंटर कर रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही हो, लेकिन उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है कि हम लोग सवाल में क्या शेप ले रहे हैं। एनीवेज, तो ये आपको रह गया ट्रेन, ठीक बात है सर। हमसे कहता है कि भैया जो ट्रेन का वेलोसिटी है वो आपको vt है, राइट। तो मान लेते हैं कि आपका जो ट्रेन है वो राइट साइड जा रहा है, ये आपको राइट साइड जा रहा है। ट्रेन की वेलोसिटी हमें सर यहाँ पे vt दे रखा है, ठीक है। आपने बहुत सारे शायद आपने एनिमेशन देखा होगा, जब आपका कोई कार ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर किस तरीके का प्रोफाइल बनता है स्ट्रीमलाइन एयर फ्लो का। तो सवाल में हमसे कहता है कि भैया ट्रेन विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया ST is moving with speed VT inside a long tunnel of cross sectional area S0
और टनल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 4 टाइम्स st है, ठीक है। अज्यूम दैट almost all air in front of the train flows back between its sides and walls of the tunnel. Now this is pretty much obvious. अगर आपने कभी प्रोफाइलिंग देखी होगी आपके स्ट्रीमलाइन एयर फ्लो की, तो जो आपको एयर होता है ना, वो यहाँ पे इसका जो स्ट्रीमलाइन बनता है कुछ इस प्रकार से आप बनाते हो, है ना। तो यही हमसे सवाल में कह भी रहा है, यहाँ पे गैप्स में से ये इस तरीके से निकल जा रहा है आपका एयर, ठीक है। अच्छा, एक बार के लिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, और आगे हमसे क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। एयर फ्लो विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन इज स्टेडी एंड लैमिनर। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका जो एयर फ्लो है ना, वो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन स्टेडी फ्लो है, वो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन लैमिनर फ्लो है। अगर आपने इस सवाल को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया तो वो बेसिकली आपका कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट हो जाएगा। भले आप उससे अगर आंसर निकाल ले तो दैट इज नॉट द पॉइंट ओवर हियर। द पॉइंट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका जो एयर फ्लो होने वाला है वो स्टेडी फ्लो नहीं होगा, फिर वो आपका अनस्टेडी फ्लो के कैटेगरी में चला जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। जो आपका स्टेडी फ्लो होता है, सपोज कीजिए आपको यहां पे कोई फ्लो हो रहा है, तो स्टेडी फ्लो को कैसे डिफाइन किया गया है, अगर आपने यहां पे क्रॉस सेक्शन ले लिया है तो इस पॉइंट से, इस पी पॉइंट से जो भी पार्टिकल पास करेगा उस पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा सेम होना चाहिए। मानते हो? तो ये आपका स्टेडी फ्लो का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर तुम यहां पे ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, अगर तुम यहां पे ग्राउंड फ्रेम से देखो, जो एयर का पार्टिकल थोड़ा सा यहां पे दूर था, फिलहाल वो एयर का पार्टिकल अभी रेस्ट पे है, लेकिन जब ये ट्रेन आपको जाएगा, इस एयर पार्टिकल से आपको वो हिट करेगा तो इस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो भैया यही क्रॉस सेक्शन पे, इसी क्रॉस सेक्शन पे इस पार्टिकल का अभी कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन बाद में इसकी वेलोसिटी आ जाती है, तो ये तो आपका स्टेडी फ्लो नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें इस सवाल को बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन सॉल्व करना होता है। इसलिए हमें सवाल में दे रखा है द एयर फ्लो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज स्टेडी फ्लो। अगर आप खुद एक ऑब्जर्वर बन के इस ट्रेन पे जाके बैठ जाओ, अगर ट्रेन आगे वीटी से जा रही है तो भैया दूर में आपको कोई भी एयर का पार्टिकल अगर आप देखोगे तो उसका वेलोसिटी आपको लगेगा कि वो एयर आपकी तरफ वीटी से आ रही है। क्लियर है? तो यही मैंने चित्र आपको अभी अभी शुरुआत में बना के दिखाया था, दैट योर एयर इज फ्लोइंग लाइक दिस, जिसे हम यहां पे स्ट्रीम लाइन फ्लो या फिर लैमिनर फ्लो हम यहां पे इसको कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर हमने यहां पे एक पॉइंट 1 ले लिया है और हमने यहां पे अगर एक पॉइंट लेटर से यहां पे 2 ले लिया है, तो आपका 1 पॉइंट पे जो एयर की वेलोसिटी है वो बेसिकली आपको फिर वीटी हो जाएगी, है ना। लेफ्ट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी सर आपको फिर वो वीटी हो जाएगी। ठीक बात है सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और क्या हमसे कह रहा है, टेक द एम्बिएंट प्रेशर एंड दैट इनसाइड द ट्रेन टू बी पी नॉट इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रेन एंड द टनल वॉल इज पी, देन दिस इज गिवन द इक्वेशन। तो बताइए कैपिटल एन की वैल्यू क्या है आपको। तो भैया हमें इस वाले पोर्शन में ना, है ना, बिटवीन द ट्रेन एंड द टनल, इस पॉइंट पे हमको प्रेशर बोलता है कि भैया पी ले लो, और इस वाले पॉइंट पे हमको प्रेशर जो है सर वो पी नॉट दिया हुआ है। ठीक बात है सर। अब क्योंकि आपका ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, आप 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज का इक्वेशन लगा सकते हैं। अब हमें जनाब आपको जो डायमेंशंस है ना वो बहुत क्लियरली सवाल में मेंशन नहीं है, तो हम लोग इस सवाल के लिए अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि आपका ये जो हाइट का डिफरेंस है वो आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ जब इक्वेशन लगाएंगे बर्नौलीज का, 1 पे हम लोग लिखने वाले हैं आपको पी नॉट प्लस योर हाफ रो वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट की बात करेंगे तो भैया आपको प्रेशर जो है इस 2 नंबर पॉइंट पे प्रेशर आपको पी है प्लस योर हाफ रो। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। नाउ लेट अस गो फॉर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमारा जो इक्वेशन है दैट इज योर a1 v1 इज इक्वल टू योर a2 v2। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां पे जो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कंप्लीट टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज योर 4st। तो यहां पे हम जब a1 लिखेंगे तो a1 हो जाएगा आपको 4st, वेलोसिटी आपको vt रहेगी। अगर हम इधर की बात करें तो भैया ट्रेन का अब जो आपको एयर फ्लो कर रहा है ये रास्ता तो बेसिकली ब्लॉक हो गया है, जो कि आपको बेसिकली st था। तो जो रिमेनिंग क्रॉस सेक्शन एरिया बचा है एयर के फ्लो के लिए वो आपको बचा है 3st। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा अब 3st और ये वेलोसिटी कुछ v2 है, तो यहाँ से v2 कितनी आ रही है
4VT/3। अच्छा, तो उसको यहाँ पे लिखा 4VT/3 का योर होल स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको हो जाएगा P0 माइनस P इज इक्वल टू योर, आप हाफ रो VT स्क्वायर को कॉमन खींच सकते थे, आपको यहाँ पे 16/9 माइनस योर 1 दिखने वाला है। सो दिस बिकम्स योर रो VT स्क्वायर, ऊपर में आपको 7 आ जाएगा, नीचे में आपको 2 × 9 दिखने वाला है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो 7 रो VT स्क्वायर ऊपर है और 2 × n, यानी कि n की वैल्यू आपको सर 9 होने वाली है। ठीक है एकदम। सो दैट इज हाउ यू शुड हैव डन दिस क्वेश्चन। और विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन करना क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको सवाल में बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करा है। ठीक है, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, ये आपको 2021 का सवाल है। ठीक है, सवाल में शुरू करने से पहले सवाल को थोड़ा सा है ना, एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे रिकलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली क्या है, सपोज कीजिए आपके पास इस प्रकार से वेसल है, और ये कॉन्सेप्ट हमारे रिवीजन वीडियो में भी दिया हुआ है फ्लूइड स्टैटिक्स में। सपोज कीजिए आपके पास इस प्रकार से एक वेसल है और उसमें आपको ये रहा लिक्विड का टॉप सरफेस। भैया जब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी हो ना, आपको वेसल एक्सेलरेटेड नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ दिख रहा है, तो हमेशा जो आपका सरफेस होता है वो आपको इस इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर ही होगा। सरफेस अगर आपका ग्रेविटी ऐसे है तो सरफेस हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होगा। और जिस डायरेक्शन में आपका ग्रेविटी है उस डायरेक्शन में आप जब नीचे जाएंगे तो आपको प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करें, अगर हम यहां पे बोले कि आपका ये जो वेसल है वो राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि जो सरफेस होगा वो आपको इस तरीके से अब इंक्लाइन होने वाला है। यहां पे आपको बेसिकली करना क्या है, सरफेस किस तरफ इंक्लाइन होगा नहीं होगा, इसके लिए हमेशा वेसल पे जाके बैठ जाइए, यानी कि वेसल के रेस्पेक्ट में सब कुछ करना है। वेसल के रेस्पेक्ट में अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक तो आपका यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी आएगा, और दूसरा जो आपको यहां पे एक्सेलरेशन हमें लेना होगा वो बेसिकली सूडो फोर्स की मदद से आता है। अगर आपका फ्रेम राइट साइड एक्सेलरेट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसको पलट के लेफ्ट साइड दिखा देंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना चाहिए इफेक्टिव ग्रेविटी क्या है सिस्टम का। तो इसका इस G का और इस A का आपको जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो आपको प्लेन होगा वही आपका होगा टॉप सरफेस। इसी एंगल पे आपका टॉप सरफेस जो है वो इंक्लाइन होने वाला है इस प्रकार से। तो यहीं पे आपको दिखा दिया गया है। अगर मैं इसे सरफेस पे बना दूं तो आपको ग्रेविटी इस हिसाब से होगा, ये रहा आपका एक्सेलरेशन। तो जो हमारा इफेक्टिव ग्रेविटी होगा वो इस ब्लू सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, और ये आपका जी इफेक्टिव होगा √G² + A²। एक ये सिंपल सा फंडा हुआ है, राइट। एक और कॉन्सेप्ट आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो आपका सरफेस होने वाला है ना, इस सरफेस के हर पॉइंट का प्रेशर सेम होने वाला है। जैसे हमारा एक नॉर्मल वेसल में होता है कि सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो इसके सब पॉइंट का प्रेशर सेम होता है, उसी प्रकार अगर सरफेस इस तरीके से है तो अभी भी इसके हर पॉइंट का प्रेशर सेम ही होगा। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें यहां पे पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए इस वाले पॉइंट को, सपोज कीजिए हमने इस पॉइंट को A बोल दिया है। यहां से अगर तुम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली नीचे जाते हो, लेट अस से B, तो भैया अगर आप सिर्फ और सिर्फ नीचे जा रहे हो, इस A एक्सेलरेशन के अलोंग आप लिक्विड में ट्रैवल नहीं करोगे, तो आपका जो प्रेशर में चेंज आने वाला है वो सिर्फ आपको G के कारण से आएगा। कहने का मतलब है, साफ साफ दिख रहा है कि B का प्रेशर A के मुकाबले ज्यादा होगा, यानी कि प्रेशर ऑफ B माइनस ऑफ प्रेशर A के मुकाबले B का जो प्रेशर ज्यादा है, तो कितने से ज्यादा होगा, वो होगा आपको 𝜌GH, जो भी इसका हाइट रहा होगा H। और अगर आप लेफ्ट साइड ट्रैवल करते हो, मान लीजिए कि आप भैया इस A पॉइंट से, आप अगर इस A पॉइंट से मूव करते हो, लेट अस से एग्जैक्ट लेफ्ट, ये आपका पॉइंट C है ना, आपका लेफ्ट साइड आएगा वो सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन। अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये पॉइंट C है, अब यहां पे आप जब लेफ्ट ट्रैवल करते हो, अगर आप इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, अगेन आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा। हम यहां पे कह सकते हैं कि PC - PA इज एग्जैक्टली योर रो। अब GH नहीं, G की जगह अब A का इस्तेमाल करेंगे, और ये डिस्टेंस अगर X है तो यहां पे हम लोग X लिखेंगे। तो फंडा आपका 𝜌GH वाला ही है, प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा, आप
अगर आप नीचे जा रहे हो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा अगर आप लेफ्ट साइड भी जा रहे हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। और ये वाला ए का डायरेक्शन फ्रेम के डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो अगर आपको इसके बारे में जानकारी थी तो ये सवाल आपका बहुत ही बेसिक हो जाने वाला है। तब ध्यान से देखिएगा, सवाल में सिर्फ यही चेंज किया है कि आपका जो वेसल है ना वो इंक्लाइन प्लेन पे गिर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए। तो जो अभी मैंने आपको सवाल में एक एक्सेलरेशन ए दिया था राइट साइड, वो हमें इस सवाल में अलोंग दी इंक्लाइन दे रहा है। ठीक है, अच्छा, आपको 4 ऑप्शन दिया है जहां पे एक बारी ए की वैल्यू g/√2 है और एक बारी ए की वैल्यू g/2 है। उसके बेसिस पे हमें बताना है कि आपका ये बीटा का वैल्यू क्या होगा। और सर बीटा कितना है? बीटा आपका कहीं ना कहीं भैया P1 माइनस P2 है। ये वाला लिक्विड में जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट में, इसे 1 पॉइंट कहा गया है, इसे 2 पॉइंट कहा गया है। तो आपको कहीं ना कहीं P1 माइनस P2 सॉल्व करना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, अब यहां पे भैया तुम थोड़ा ध्यान से देखो। पहले तो हम लोग है ना एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि एक बार जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गया ना उसके बाद भैया बल्ले बल्ले है, बहुत आसानी से अपना काम बन जाएगा ना। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहले हमें चाहिए कि इस सिस्टम पे आपको इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी है। क्या तो उसे कंपोनेंट के टर्म्स में निकालिए या फिर उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालिए। आपका जो ये वेसल है वो आपको भैया देखिए ऐसे गिर रहा है अलोंग द इंक्लाइन। तो अगर हम इस वेसल के फ्रेम में देखेंगे तो हमें एक एक्सेलरेशन इसे ऊपर की तरफ देना होगा। हमें एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ देना होगा जिसे हम यहाँ पे स्मॉल ए कह देते हैं, और दूसरा भैया आपका ग्रेविटी होगा जो कि आपको वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो होगा ही होगा। तो बेसिकली ये जो आपका ग्रेविटी है, ये जो आपका ग्रेविटी है और ये जो आपका ए है, इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज योर इफेक्टिव ग्रेविटी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग है ना इस ए का कॉम्पोनेंट ले लेते हैं। क्यों लेंगे, इसका फायदा क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये एंगल जो है जनाब मेरा 45 डिग्रीज है, सवाल में दिया हुआ है। तो अगर हम इस ए का एक कंपोनेंट इधर लेंगे तो ये भी आपको आ जाने वाला है a/√2 और ये ऊपर वाला भी आपको आ जाएगा a/√2। अब जब कंपोनेंट ले ही लिया है तो इस वाले को हम यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिएगा, अब आपका ऊपर में a/√2 है, नीचे में g है, तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जो इफेक्टिव हो जाने वाला है वो आपको हो जाने वाला है g माइनस a/√2, g माइनस योर a/√2। क्लियर है सर? अच्छा, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वी हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अब एक काम करो, इस वाले बात को है ना यहाँ पे चलो हम लोग लिख लेते हैं। एक आपका a/√2 लेफ्ट साइड में है और एक आपका राइट साइड में नीचे है g माइनस a/√2। अब एक काम करिए, चलिए थोड़ा सा वेसल को बनाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं P1 माइनस P2। सो इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये आपका वेसल है। ठीक है, हम लोग यहां पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। अगर तुम ध्यान से देखो आपको ये वाली विड्थ जो है वो d दे रखी है, ये वाला चीज आपका बेसिकली d है। एक और बात क्या है, हमने ये बोला 90 डिग्रीज है, ये वाला 45 डिग्री, यानी कि ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90, तो ये भी 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि भैया ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि ये वाला साइड लेंथ आपका सेम होने वाला है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सर ये अगर d है तो सर ये वाली जो चीज है ना ये भी मेरे को d ही होने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास एक पॉइंट यहां पे है 1, एक पॉइंट यहां पे है 2 और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया है a। अच्छा सर, अभी हमने सीखा कि भैया अगर मैं सिर्फ नीचे की तरफ मूव करूं, यानी अगर मैं A से 1 पे जाता हूं तो आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्या हो जाएगा? P1 माइनस PA। और कितने से इंक्रीज करेगा? तो रो GH, जहां पे रो तो रो होगा, G यानी ये टोटल वाली चीज आएगी, G माइनस योर a/√2 और H की जगह यहां पे आपको सर D आएगी। अगर मैं A पॉइंट से 2 की तरफ मूव करूं तो आपका, क्योंकि a/√2 भी लेफ्ट साइड है तो आपका प्रेशर अगेन इंक्रीज किया होगा, तो आप बोलेंगे कि सर P2 माइनस PA इज इक्वल टू रो, ये होगा अब आपका a/√2 और x की जगह आप यहां पे d लिखोगे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो सर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा रो d, ये आपको हो जाएगा सर g माइनस √2a। खत्म भैया, खेला ही खत्म हो गया है। एक बारी ये इक्वेशन आ गया ना आपका गेम ओवर है।
कहता है कि अगर a की वैल्यू g/√2 है, अगर आप यहाँ पे अगर इसमें आपने a की वैल्यू g/√2 पुट कर दी तो आपको दिखना चाहिए कि p1 माइनस p2 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया ये वाला टर्म आपका फिर g हो जाएगा, g माइनस g 0। तो यस सर, हमें p1 माइनस p2 0 का मतलब है कि बीटा 0, यानी सर ऑप्शन नंबर ए सही है, तो बी फिर ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। दूसरा जो कंडीशन है कि भैया a की वैल्यू g/2 है, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखिए p1 माइनस p2 रो d, अगर हमने यहां पे a को रखा है आपका g/2, तो ये हाथ से आप g को कॉमन निकालोगे और ये आने वाला है आपका फिर √2 माइनस 1/√2। तो आपको यहीं से दिखना चाहिए कि अगर मैं इस रो डी जी को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो आपका यही वाला टर्म फिर बीटा हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इस सवाल का सही जवाब ए और सी हो जाता है। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ जाए। चलिए 2021 का आपके सामने एक और सवाल है। ये सवाल बेसिकली आप फ्लूइड्स का और थोड़ा बहुत थर्मो का मिक्स मान सकते हैं। सवाल में आपसे क्या कह रहा है, और इसके दो पार्ट्स है बेसिकली। सवाल में आपसे कहता है कि अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी कैरीज एन इन्वर्टेड ग्लास टेस्ट ट्यूब विद सम एयर, और आइडियल गैस है। आपको दिख रहा है ये टेस्ट ट्यूब आपका अभी इन्वर्टेड है, और ये जो गैप है यहां पे बेसिकली एयर ट्रैप्ड है। द टेस्ट ट्यूब हैज अ मास ऑफ 5 ग्राम्स, ठीक बात है, एंड इट इज मेड ऑफ थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सीसी। तो भैया ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये आपको थोड़ी सी मोटी टेस्ट ट्यूब है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे टेस्ट ट्यूब का डायग्राम बनाएं तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, कि आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसका कुछ आपको यहाँ पे थिकनेस विकनेस भी है। क्यों सर हमें ये लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें को टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। इसका जो ये मटेरियल का वॉल्यूम है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो शेडेड पोर्शन है। अच्छा सर, आपने इसको इन्वर्ट करके अंदर में ये ट्रैप्ड है। अब देखिएगा, इनिशियली द बॉटल इज सील्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 so that the volume of trapped air is this much। तो अभी शुरुआत में ये जो आपको वॉल्यूम है ना, इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर आपको P0 है और इसकी वॉल्यूम आपको जो है सर V0 है। When the bottle is squeezed from the outside, अगर आपने बॉटल को सपोज कीजिए यहां से ना ऐसे पकड़ के आप इसको स्क्वीज कर रहे हो, दबा रहे हो, तो आप इस बात को महसूस कर रहे हो। आप जब इसको प्रेस करोगे तो लिक्विड जो है यहां पे ऊपर जाना चाहेगी, यानी इस पोर्शन के गैस को कंप्रेस करना चाहेगी, तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा और गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा घटेगा। वही हमको कह रहा है कि गैस का प्रेशर जो पहले P0 था अब P0 प्लस डेल्टा P हो गया है, और गैस का वॉल्यूम जो पहले V0 था वो V0 माइनस डेल्टा V हो गया है। क्लियर है सर? अब देखिएगा, when the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of trapped air reduces. It is found that test tube begins to sink at a pressure P0 plus delta P without changing its orientation. At this pressure the volume of trapped air is this much. हमसे कहता है कि जब आप इसको इस तरीके से स्क्वीज कर रहे थे, एक मोमेंट ऐसा आया जब आपका ये जो टेस्ट ट्यूब है वो नीचे डूबना शुरू हो जाता है। उस क्षण, उस मोमेंट जो इस ट्रैप्ड गैस का प्रेशर है वो P0 प्लस डेल्टा P है, और इसका जो वॉल्यूम है वो V0 माइनस डेल्टा V है। हमसे डेल्टा P और डेल्टा V की वैल्यू को पूछा जा रहा है। डेल्टा V इज x एंड डेल्टा P इज y इंटू 10⁻³ तो x और y की वैल्यू बताइए। कहानी समझ में आया? अच्छा सर, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। इसके अंदर जो आपको गैस है उसका शुरुआती प्रेशर वॉल्यूम इतना है। हमसे कहता है कि जो भी काम हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। बाद में आपने इसको यहां से स्क्वीज किया तो गैस का जो फाइनल प्रेशर है वो आपको P0 प्लस डेल्टा P है, राइट, और जो उसका गैस का वॉल्यूम है वो आपको V0 माइनस डेल्टा V है। तो हमको कहीं ना कहीं दिख रहा भैया प्रोसेस जो है गैस का वो आइसोथर्मल है, तो हम सर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगा सकते हैं। एक तो वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दूसरा यहां पे है कि भैया आपका टेस्ट ट्यूब डूबेगा, तो सर ये डूबने का कंडीशन कहां से आएगा? बॉइंट फोर्स से। तो उसको भी चलिए समझते हैं। बॉइंट फोर्स के लिए शुरुआत में अपने को क्या चाहिए कि भैया आपका जो ये सिस्टम है, राइट, आपने जब इसको वो इस लिक्विड के अंदर है तो भैया कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है। क्योंकि अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं
कि आपने इसको स्क्वीज किया तो आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो आपको कम हो गया और ये जस्ट डूबना शुरू हो रहा है। जस्ट डूबने का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg होगा दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू बॉइंट फोर्स। हमें ये जस्ट डूबने की कंडीशन निकालनी है। अच्छा सर ये mg कितना होगा? वो तो भैया सिस्टम का वेट होगा, राइट? सिस्टम का मास 5 ग्राम है, तो हमने यहां पे इक्वेट करना है mg को fb से। ध्यान से देखिएगा, m कितना है आपका 5 ग्राम्स। हम लोग यहां पे ना मास को ग्राम्स में ही रख रहे हैं और ग्रेविटी जो है आपका वो हम यहां पे g ही रख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, अगर हम fb की बात करें तो सर बॉइंट फोर्स आपका होता है डेंसिटी ऑफ योर वाटर जो भी आपका है इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। तो देखिए अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका ग्रेविटी तो ऐसे भी मर जाना है, कट जाना है, आप यहां से जी को हटा सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम पर सीसी, तो आप यहां पे 1 ग्राम ही रखिए, लेफ्ट में भी आपका ग्राम ही है, मल्टीप्लाइड बाई योर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अब यहीं पे आपको पूरा खेल है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड अभी कितना है। ओके सर, नाउ इफ यू लुक हियर केयरफुली, आपको कुछ पोर्शन तो लिक्विड का है ही यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको कुछ है, ये आपका गैस का वॉल्यूम है जो कि इस समय आपका है, जब ये आपको जस्ट सिंक कर रहा था तो गैस का वॉल्यूम है अंदर V नॉट माइनस योर डेल्टा V, ठीक है, जहां पे V नॉट आपका 3.3 है। अच्छा, तो यहां पे हम V को क्या लिख सकते हैं? गैस का वॉल्यूम तो होगा V नॉट माइनस डेल्टा V, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आपका सॉलिड पोर्शन दिख रहा है ना टेस्ट ट्यूब का, इसका भी तो कुछ वॉल्यूम है, और वो कितना हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी ऑफ दैट ग्लास। मास इसका जनाब 5 ग्राम है और डेंसिटी इसका 2.5 है। तो आपको ये पता चल गया कि भैया इस वाइट शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम कितना है। सो दिस प्लस योर 2, राइट? तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखो 5 इज इक्वल टू V नॉट की वैल्यू 3.3 थी, सो 3.3 प्लस 2 इज योर 5.3 माइनस योर डेल्टा V। तो सर आपका डेल्टा V का वैल्यू आ जाता है योर 0.3 cc, और हमसे यही तो पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि डेल्टा V x है, तो x कितना है? 0.3। ठीक है, नाउ you can go for your P1 V1 equals to P2 V2। अगर हम इस इक्वेशन को यहां पे लगा दे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा P, तो सर शुरुआत में आपको है P नॉट इंटू V नॉट। P नॉट जो है 10 to the power 5 है, यहां पे चुपचाप पुट कीजिए 10 to the power 5। V नॉट आपका गैस का सिर्फ वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम शुरुआत में 3.3 था, हम वॉल्यूम को सीसी में ही छोड़े क्योंकि राइट साइड में सीसी में भी होगा। P2 जो है आपका P नॉट प्लस डेल्टा P, यानी कि 10 to the power 5 प्लस योर डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई योर V2। अब आपका गैस का वॉल्यूम कितना है? तो V नॉट माइनस डेल्टा V है। V नॉट आपका 3.3 है, डेल्टा V आपका 0.3 है, दिस फेलो इज योर 3। तो यहां पे हमने 3 पुट किया है, आपका ये जो 3 है इसको कट करेगा तो 1.1 होगा। आप यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपका जो डेल्टा P निकल के आ रहा है दैट इज योर 10 to the power 5, राइट? 1.1 माइनस योर 1 दैट इज योर 10 to the power 4, यानी कि सर आप इसको लिख सकते थे 10 इंटू 10 to the power 3। तो 10 to the power 3 तो है ही, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 के बराबर। सो 6 का आंसर अपना 10 हो जाता है। क्लियर एकदम? चले, ओके सर, अगला सवाल देखिए यहां पे। अच्छा, ये सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी बड़े ही विस्तार में इसको डिस्कस किया है, इसका डिस्कशन का सॉल्यूशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से देखिएगा आप उसको, ठीक है? एक और सवाल आपको है 2022 का। हाँ, ये सवाल है, ये आपको काफी बेसिक सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपको ये सवाल में कहता है अ बबल हैज अ सरफेस टेंशन S, द आइडियल गैस इनसाइड द बबल हैज अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। आपको बेसिकली एडियाबैटिक कांस्टेंट दिया है दैट इज योर 5/3। अगेन ये सवाल भी आपको फ्लूइड्स और थर्मोमिक्स है। The bubble is exposed to the atmosphere and it always retains its spherical shape. So basically बात हो रही है आपको यहाँ पे बबल की, है ना? ठीक है, और 2 बबल है आपके पास यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा क्या क्या बोल रहा है। When the atmospheric pressure is PA1, अच्छा 2 बबल नहीं है, एक ही बबल की 2 कहानी है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA1 है, the radius of the bubble is found to be R1 and temperature of the gas enclosed is T1. When the atmospheric pressure is PA2, the radius of bubble and temperature is R2 and T2 respectively। आपसे यहाँ पे 4 पार्ट पूछ रहा है, ठीक है?
ओके देखिएगा यहाँ पे आपको सराउंडिंग प्रेशर जो है वो आपको कहता है कि PA1 है और सेकंड केस में आपको PA2 है। इस समय इसका रेडियस R1 है, यहाँ पे इसका रेडियस फिर R2 हो जाता है, टेम्परेचर अंदर T1 है, टेम्परेचर अंदर यहाँ पे T2 हो जाता है। ठीक बात है। पहला पार्ट, इफ सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, तो रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। अगर भैया आपका सरफेस हीट इंसुलेटर है, यानी कि जब आपका ये गैस क्या तो एक्सपैंड किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया व्हाटएवर, यानी कि जो भी प्रोसेस हुआ है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक अगर आपका प्रोसेस है तो हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू योर P2 V2 गामा। नाउ इफ यू लुक हियर केयरफुली, P1 मतलब कि सर अंदर में प्रेशर कितना है और P2 मतलब अंदर में प्रेशर कितना है। भैया एक्सेस प्रेशर का फंडा है, P1 माइनस योर आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू, इन दिस केस दिस इज योर 4S बाई R1 पहले केस में। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना कि P1 की जगह आप यहां पे क्या लिखोगे, P1 की जगह आप यहां पे लिखोगे PA1 प्लस योर 4S बाई R1, राइट। V1 की जगह क्या लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों है, तो चुपचाप यहां पे बस रेडियस ही तो लिखो। तो ये आपको हो जाएगा रेडियस और होल टू द पावर गामा। गामा आपको यहां पे प्रश्न में क्या दे रखा है 5/3, तो R क्यूब तो होगा, वॉल्यूम में आपको R1 क्यूब तो आया है और इसकी पावर आप यहां पे देंगे 5/3। सर 4/3 कहां गया यहां पे, तो वो दोनों तरफ कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू आपका P2 की जगह आप लिखोगे PA2 प्लस योर 4S डिवाइडेड बाई योर R2 और यहां पे आपका हो जाएगा सर R2 क्यूब होल टू द पावर 5/3। तो आपको यहीं से दिखेगा कि आपका 3 और 3 यहां पे कटेगा, 3 और 3 आपका यहां पे कटेगा। तो सर हमारे पास यहां पे ना R1 टू द पावर 5 अपॉन R टू द पावर 5 है, लेकिन 4S का टर्म है और हमें यहां इक्वेशन में 2S का टर्म दिया हुआ है, तो ये वाला आपका फिर ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम आएगा, बस यहां पे 4S का चक्कर था। ठीक है, अच्छा, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट्स सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो आपका भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो जाता है। ठीक है, आपका ये हीट इंसुलेटर है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, लेकिन अगर आपका यहाँ पे अंदर के गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं गैस ने कुछ वर्क डन तो किया है, राइट। तो अगर गैस ने वर्क डन किया है तो उसका जो आपको यू होगा वो भी चेंज करेगा, है ना। आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अगर आपका डेल्टा क्यू आपका 0 हो जाता है तो आपका डेल्टा यू जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू है, लेकिन भैया आपको डेल्टा यू तो आएगा ना, वो एग्जिस्ट तो करने वाला है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो भी गलत हो जाता है। सी की बात करते हैं, है ना, इसको हटा दो यहां से, इन सब चीजों को यहां से हटा दो। अगर हम सी की बात करें, हमसे कहता है कि इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट कंडक्टर। अब सरफेस आपको परफेक्ट हीट कंडक्टर है एंड द चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। अगर भैया आपका सरफेस अब परफेक्ट हीट कंडक्टर है, बाहर का कोई टेम्परेचर है तो अंदर का टेम्परेचर भी अब आपको हमेशा वही मेंटेन रहेगा, यानी अब जो आपको प्रोसेस है वो आइसोथर्मल हो जाएगा। आपका जो टेम्परेचर है अगर पहले T था तो बाद में भी T रहेगा, विच इज इक्वल टू सराउंडिंग टेम्परेचर इटसेल्फ, क्योंकि आपको हीट मस्ट कंडक्ट हो रहा है, टेम्परेचर हमेशा इक्विलिब्रियम में है। इन दैट केस हमसे फिर से यहां पर रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। अब आप यहां पे चुपचाप से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करोगे, है ना। आपको यहां पे, हालांकि देखिए कहानी बिल्कुल वही है, अगर मैं दोबारा से इन टर्म्स को है ना उठा के वापस ले आऊं, देखिएगा, लेट मी ब्रिंग बैक दीज टर्म्स, तो आपको एग्जैक्ट यही सब कुछ लिखाएगा। बस यहां पे बदलाव क्या आ गया आपके जीवन में, अब आपको 5/3 लिखने की जरूरत नहीं है, आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, है ना। P1 V1 आपका 4/3 पाई तो कट जाएगा, इज इक्वल टू P2 V2। अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो अब यहां पे आपका R1/R2 का क्यूब भी बनेगा, जो कि यहां पे दिख रहा है, और आपको ये वाला टर्म भी दिखने को यहां पे मिल जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। डी में हमसे कहता है इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटर, अगेन ये आपका हीट इंसुलेटर है, ठीक है। हमसे अब टेम्परेचर का रेशियो यहां पे पूछ रहा है, तो जनाब अगेन प्रोसेस आपका एडियाबैटिक कहलाएगा, और टेम्परेचर को अगर हमको इन्वॉल्व करना है तो मेरे पास इक्वेशन होता है T गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू
योर कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम इसको क्या लिख सकते थे, हम इसको यहाँ पे लिख सकते थे, हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते थे टी गामा 1 माइनस गामा प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। गामा अपॉन 1 माइनस गामा कितना होता है, देखिए ये तो खैर अब आपकी सॉल्व करने की चीज हो गई है। गामा है आपको 5/3, 1 माइनस गामा हो जाएगा 1 माइनस 5/3, सो दिस बिकम्स योर 5, और यहां पे आपका आ जाएगा ये -2, है ना। तो ये वाला टर्म आपका बेसिकली हो जाता है -5/2। तो इस चीज को है ना यहां पे लिख डालो टू मेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजियर। यहां पे आप चुपचाप से लिखो -5/2, जिसका मतलब आपको यह भी हो जाता है कि आप इसको लिख सकते थे T⁵ इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बस इस चीज को इस्तेमाल कर लीजिए। हमको चाहिए T2/T1 ना, तो आप यहां पे लिखो T2/T1 होल टू द पावर योर 5/2 इज इक्वल टू योर P2/P1। तो क्या ये एग्जैक्टली यही चीज नहीं आ रहा है? P2 की जगह हम ऊपर वाला चीज लिखेंगे और P1 की जगह हम नीचे वाला चीज लिखेंगे। तो आपका सर ऑप्शन नंबर डी भी मैच कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया है, इंटरेस्टिंग लगा है। डू हिट दैट लाइक बटन। हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।